साथियों नमस्कार। हम आज फिर व्याख्याता प्रथम श्रेणी की जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनके विकास यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मैं व्याख्याता राजाराम वर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात इससे पूर्व के वीडियो में मैंने की थी कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि क्लासें YouTube पे डाली जाए, फिर उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए, या फिर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करें। क्योंकि जब मैंने प्रथम वीडियो में एक बात कही थी आपको कि सबसे महत्वपूर्ण तैयारी के अंदर आती है, आप लोग अगर अंधी तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दें। अपूर्ण तैयारी अगर आपकी है तो उसकी अपूर्णता को दूर करने के लिए मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, और इसके लिए मेरे को आपका सहयोग ज़रूरी है। लेकिन सबसे बेस्ट बात क्या है कि अपूर्ण तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हमारी किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए या उसे अच्छी रैंक हासिल करने के लिए एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। और कई बार हम बिना रणनीति के जब युद्ध भूमि में उतरते हैं तो हार निश्चित हो जाती है, और इतिहास के ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपके सामने आए होंगे। जैसे बाबर के पास बहुत छोटी सी एक सैनिक टुकड़ी थी, मात्र कोई 12,000 सैनिक रहे होंगे, लेकिन खानवा के युद्ध में सांगा के पास 1.80 लाख जो सैनिक थे वो उनके पास थे। 180,000 सैनिकों के बाद भी सांगा हार गया क्योंकि रणनीति अच्छी नहीं थी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ उन मेरे प्रतिभागी भाइयों के लिए और कुछ उन निराश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी दौर कभी ऐसा था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, और बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी मैं ये सोचता था कि अब और कितना, बस ये लास्ट, अब नहीं होगा मेरे से। आखिर अब तक तो कोई काम करते तो अच्छी बात थी। यानी ये दौर जो हैं हर किसी के साथ आते हैं, और अगर आप लोग उस दौर में हैं तो मैंने इसी दौर में रहते हुए, यानी उस समय की बात है, उसी दौर में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ साझा करूं, और ये पंक्तियां जो हैं वो आप अपने अंदर महसूस करके देखिएगा, और फिर हम आज बात करेंगे इस रणनीति की। तो दोस्तों मैंने उस समय जो पंक्तियां लिखी थी कि इतना कमजोर हो गए हो तुम कि अपने ही बल से गिर गए हो तुम, इतना कमजोर हो गए हो तुम कि अपने ही बल से गिर गए हो तुम, इस बार उठकर तो देखो जो भयभीत थे तुम्ही से उन्हीं से डर गए हो तुम। बड़ी आनंद की बात है। आगे जब मैं बोलता हूं तो उस बात को अपने अंदर उतार के और उन्हीं शब्दों को संवेगों के रूप में पहचानने की कोशिश करना, तो बात और ज़्यादा मज़ा आएगी। ये अंधेरी रातें, घनघोर घटाएं, चमचमाती बिजलियां तुम्हें डराएंगी बहुत। मेरा मतलब इन घनघोर रातों का मतलब ये स्ट्रगल का जो दौर है उससे है। ये घनघोर, ये अंधेरी रातें, ये घनघोर घटाएं, चमचमाती बिजलियां तुम्हें डराएंगी बहुत। शेर का शिकार करने निकले थे और एक कोयल की कूक से डर गए हो तुम। इतना कमज़ोर हो गए हो तुम कि अपने ही बल से गिर गए हो तुम। इस बार उठकर तो देखो जो भयभीत थे तुम्ही से उन्हीं से डर गए हो तुम। इस दुनिया में गिर गिर कर चलना सीखे हैं सभी। इस दुनिया में गिर गिर कर चलना सीखे हैं सभी, और तुम एक बार गिरकर चलने से डर गए हो तुम। खटखटाओ दरवाजे खिड़कियां फिर से उन्हीं दीवारों की। खटखटाओ खिड़कियां दरवाजे फिर से उन्हीं दीवारों की। हो सकता है अब खुल गए हों वो। कितने कमज़ोर हैं इरादे और संकल्प तुम्हारे, तुमने ही देखे थे उन्हीं से फिर गए हो तुम। इतना कमज़ोर हो गए हो तुम कि अपने ही बल से गिर गए हो तुम। इस बार
उठकर तो देखो, जो भयभीत थे तुम्ही से, उन्हीं से डर गए हो तुम। इस पूरी कविता को मैं आगे की क्लासों में पूरा करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, तो अपने बल को संचित करें और दोबारा एक युद्ध भूमि में उतरने के लिए हम पूरे प्लान के साथ उतरते हैं। उसी बात की आज मैं चर्चा करूंगा कि प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता परीक्षा को मैंने अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको, कि लगभग 3 महीने में कोई भी व्यक्ति जिसको नॉर्मल रूप से जिसने अध्ययन कर रखा है वो इस एग्ज़ाम को आसानी के साथ फाइट कर देगा। और ये जो डर आपके अंदर है असफलताओं का, उसको मैं कोशिश करूंगा निकालने की। बाकी ये करना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको करना है तो फिर क्यों ना हम एक अच्छी सी रणनीति बनाएं, जिस रणनीति को अगर आपने फॉलो किया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे पास संचित ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आपके साथ साझा करूं। अब बात ये आती है कि अगर ये सिंपल जो बातें हैं वो अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो अपूर्ण तैयारी, अंधी तैयारी, या फिर जो आपके अंदर एक डर और दहशत या मनोबल की कमी या आत्मविश्वास की कमी है उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो करते हैं बात। और लगभग ये 3.5 महीने का मैंने जो शेड्यूल है वो बनाया है, और इस शेड्यूल को आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे और यूट्यूब चैनल पर देखोगे और इसकी पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर लोगे, और पीडीएफ प्राप्त करके इसको आप फॉलो करोगे। मैं रणनीति में आपको बता दूं, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए, कि इस पूरी की पूरी प्रथम श्रेणी सीरीज में हम बात करेंगे कि 3 भागों में ये सिलेबस बांटा हुआ है, उच्च माध्यमिक, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर का। तो आप से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मैं आपको ये कहता भी हूं कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आरपीएससी ने आपको इस तरह से डिवाइड करके सिलेबस दिया तो उसका मतलब क्या होता है। आप अधिकांश जो बुकें हैं उनको इसके अंदर समाहित तो करेंगे, लेकिन लेवल जो है ना वो आपको उसी लेवल पे रखना है। और इस लेवल को मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी और प्लस में जितनी भी हमारी ऑथेंटिक बुकें हैं उनका एक निचोड़ जो है उससे संबंधित जो किताब मैंने तैयार की है वो आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए। और कोशिश उसमें जो प्रश्न आए हैं या जिस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इस रणनीति पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे की क्लासों पर विधिवत बात करेंगे। ये सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है वो ऑनलाइन रूप से आपको प्राप्त होगा, और इस पाठ्यक्रम में पूरा कोर्स जो है वो ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। और जैसे ही 2 टॉपिक समाप्त हो जाते हैं तो आपका एक छोटा टेस्ट होगा, और 4 छोटे टेस्ट के बाद आपका एक बड़ा टेस्ट होगा। छोटे टेस्ट में सामान्यतः प्रश्न 25 से 30 रखे जाएंगे, ताकि आधे घंटे या 45 मिनट में उस चीज़ को हल किया जा सके, बोरिंग ना हो। लेकिन बड़ा जो टेस्ट होगा उसमें 100 तक प्रश्न रखे जाएंगे, जिससे आपके अंदर अधिगम किए गए जो मटेरियल है उस मटेरियल का आप किस तरह से प्रयोग कर पाते हैं वो जांचा जाएगा, और इससे आपके अंदर रही कमजोरियां दोबारा उनको सुधारने में हमें सहायता मिलेगी। आप जितना मर्जी पढ़ लें, किसी किताब से पढ़ लें, जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो सिलेबस है वो पूर्ण नहीं होता और हम कहीं न कहीं फिर मात खा जाते हैं। तो करते हैं इसके ऊपर एक लंबी सी स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो विषय परक ज्ञान है उच्च माध्यमिक स्तर का, उसके सारे टॉपिक जो है मैंने शेड्यूल वाइज सेट कर दिए हैं, और इनके अंदर जो हैं वो आप देखें भू आकृति विज्ञान का, यानी ये मैं उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर रहा हूं, तो इसमें भू आकृति विज्ञान के ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि कक्षा 11 की भौतिक भूगोल से लिए गए हैं। तो इसमें आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, नदी, वायु और हिमनद के कार्य। सिंपल सा काम है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ 6 क्लासों की देन है, और 6 क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब ऐप पे आपको ये रेगुलर जो क्लासें हैं वो इसी क्रम से मिलेंगी जो इस शेड्यूल में दी हुई हैं। जैसे ही 2 टॉपिक पूरे हो जाते हैं,
एक छोटा टेस्ट होगा और उसके बाद संपूर्ण एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो फिर एक बड़ा टेस्ट होगा, या बहुत बड़ा अगर टॉपिक है तो उसको कई बड़े बड़े टेस्टों में हमने बांट लिया है। तो इसमें ध्यान दें कि 3 छोटे टेस्ट हो जाएंगे और एक बड़ा टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो अगले क्रम में जलवायु विज्ञान में 3 छोटे और एक बड़ा टेस्ट हो जाएगा। ये क्रम आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो महासागरीय नीतल के उचावच, लवणता, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये जो है इसके 3 छोटे और एक बड़ा टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके लिए जो तिथि है वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि हम 25 जनवरी के बाद इस शेड्यूल को पूरी तरह से फॉलो करेंगे ताकि आपको वांछित सफलता मिल सके। उसके बाद आता है भारत का भूगोल, भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन या भौतिक विभागों का विभाजन, और भारत की जलवायु, वनस्पति और मृदा, और इसके अलावा भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, और आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, भूसंकलन, भारत की मुख्य फसलें, खनिज, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और पर्यावरण प्रदूषण तथा सतत विकास। ये भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक हैं जिन पर हमें चिंतन, मंथन और क्लासें जो है विधिवत देखनी है। और उसके बाद इनके जो है 5 छोटे और 2 बड़े टेस्ट होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ एक बात और करना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भी जो बात मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का भूगोल का, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, क्योंकि जब हम भारत की जनसंख्या पढ़ने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से 12वीं या बीए लेवल पर जो पढ़ाया जाता है, लंबी लाइनें लिखाई जाती हैं, सब कुछ जो करवाया जाता है, उसके हिसाब से 5 से 6 क्लासें हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। संशोधित, संक्षिप्त और एग्ज़ाम में आने वाला जो सिलेबस है वो केवल आपको करवाया जाएगा, बाकी आप समझदार हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा है कि भारत की स्थिति जब पढ़ते हैं तो भारत की स्थिति को अगर हम पढ़ें तो हमें भूगोल की दृष्टि से पढ़नी है, ना कि सामान्य ज्ञान की तरह, क्योंकि सामान्य ज्ञान की जहां बात आएगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है भारत की स्थिति से या भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित। हमें भूगोल के कंटेंटों को समझते हुए सिर्फ उनमें डाटा डालने हैं, और डाटा मैं ये चाहता हूं कि आपको कभी भी इस तरह से नहीं पूछे जाते। पिछले एग्जामों को जब मैं दोहराऊंगा तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि इस तरह से नहीं पूछे जाते कि आप छोटी से छोटी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ले, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ने के बाद क्या होता है कि आपका ना तो ये रहता है और ना वो रहता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप डबल माइंड हो जाते हो और उस पर्सन को छोड़ नहीं पाते। और संभावना ये रहती है कि जब एग्ज़ाम हॉल में डाउट क्रिएट होता है तो निश्चित तौर से जो बेरोज़गार युवा हैं, जो असफल रहे हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो लोग फिर गलत की तरफ ही जाते हैं। और ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल के स्तर की बात करेंगे। अब अगली बात आती है मानव भूगोल। मानव भूगोल के कक्षा 12वीं की जो कक्षा 12वीं की जो मानव भूगोल है उसके स्टैंडर्ड का हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र। अब परिभाषाओं की बात करें तो बड़ी किताबों में, चाहे वो क्रॉनिकल भूगोल है या अन्य जो किताबें आपके पास अभी मौजूद हैं, इसमें हम बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अच्छी तरह से याद हो तो केवल 5 परिभाषाएं बहुत हैं, और उन 5 परिभाषाओं का मैं जिक्र करूंगा कि कौन कौन सी बारी बारी आई है। एसी सैम्पुल, रेडजल, विडाल डी लोबलॉस, जीन ब्रून्स या पीट्स और कैट्स की, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आती है तो थिंकरों में से उठाते हैं। वो थिंकरों में हम पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन में कि कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो बारी बारी उठाई है। उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे काम करते हुए पिछले 8 सालों में मैंने नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ामों से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे उन तथ्यों को संकलित किया और फिर उनको बारी बारी क्लासों में प्रयोग किया। ये मेरा ऑनलाइन जो चैनल है वो काफ़ी
समस्याओं को लेकर मैंने यहाँ शुरू किया है कि जो बहन बेटियाँ पढ़ने के लिए आती हैं बाहर से, उनकी ये महत्वपूर्ण डिमांड थी कि सर आप तो 4 से या 4:30 से 7 पढ़ाते हो, हम रात को हमारे पास आने के साधन नहीं है और हम पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर मुझे ये ऑनलाइन जो प्लेटफार्म है वो अपनाना पड़ा। लेकिन सच ये है साथियों कि जो ऑफलाइन में मज़ा है ना, जैसे ऑफलाइन मेरी क्लासों में एक मेरी प्रयोगशाला रहती है जहाँ किसी को भी कोई भी अगर प्रश्न करना हो तो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ कैमरे के सामने जो मैं बोल रहा हूँ केवल वही आप महसूस कर सकते हो, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन पढ़ के देखा है कि उसमें डिस्टरबेंस और वो जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। इसी उपाय को हम अधिगम करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको सार्थक बनाने के लिए आप मेरा अगर सहयोग करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में ही आपको ऑफलाइन जैसा आनंद दे सकूं। प्रायोगिक भूगोल, इसमें मापक, प्रक्षेप, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, माध्य माध्यिका बहुलक, प्रमाप विचलन और सहसंबंध। साथियों ये लगभग 15% जो आते हैं या कई बार 12-13% आते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ जो है वो ज़्यादातर क्लासों में ये चीज़ें जो हैं बहुत कम करवाई जाती है। अब थोड़ा मैं जो आपके द्वारा भेजे गए कमेंट थे या आपकी फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप पे जो आपने मुझे रिप्लाई दिया, उसके लिए पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया कर दूं कि आप लोगों ने मेरी गलतियां भी ढूंढी, या मैं उनको गलती ना कहूं तो ये हो सकता है कि कई बार जब मैं लिखता हूं बोर्ड पर तो बच्चों ने कहा सर दिखता नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो मैंने तो स्पष्ट लिखा है लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड होने में वो धुंधला दिखाई दे रहा है, या मेरी आवाज़ कम आ रही है। या एक साथी ने लिखा कि सर आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे थे लेकिन आपने बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ाया और हम तो नए खिलाड़ी हैं या नए तैयारी करने वाले लोग हैं, तो हमें थोड़ा सा विस्तृत कराएं आप। तो जो मैंने करवाया वो एक तरह से आपको ये बताने के लिए करवाया था कि क्या आता है और क्या पढ़ना होता है। लेकिन साथियों अगर आप नए खिलाड़ी हैं और इस युद्ध भूमि में नए उतरे हैं तो और भी अच्छी बात है कि अगर थोड़ा सा आप घर पे तैयार करोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन मैं सिर्फ उसी लेवल की बात करूंगा, क्योंकि कोई भी वीडियो या कोई भी विद्वान जब ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो वो सभी के स्तर पर उतरने में असमर्थ रहता है, क्योंकि जो धुरंधर हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, बारी बारी असफल हुए, सिर्फ वो 1 नंबर वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो खास था, क्योंकि कम टाइम बर्बाद करते हुए जो मूल कंटेंट थे उनके ऊपर बात की गई थी। अगर थोड़ा बहुत जिसने पढ़ रखा उसके लिए भी वो बहुत अच्छा वीडियो था। लेकिन एक बच्चा ये कह रहा है कि सर थोड़ा स्पीड कम करो आप, या थोड़ा जो है विस्तार से करवाओ। तो विस्तार से अगर मैं करवाऊँ तो जो ज़्यादा धुरंधर लोग हैं उनके लिए ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर मैं कोशिश ये करूँगा कि जब मैं करवाऊँ तो उस एक फर्स्ट ग्रेड के उस लेवल को तो कम से कम मेंटेन रखूँ, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ इतने लंबे अनुभव के साथ कि किस लेवल पे जाके किस चीज़ को पढ़ना है और कौन सी चीज़ कहाँ से क्या उठ के आती है, ये मेरा अनुभव है। तो आप मेरा अगर थोड़ा सा सहयोग करोगे तो मैं जिस लेवल पे आके पढ़ा रहा हूँ उसी लेवल को आप किताबों में देखें, छांटें। और फिर बाई चांस कई बार आवाज़ जब हम बोल रहे होते हैं ध्यान भंग होता है ऑनलाइन कैमरे के सामने, तो भंग होता है तो कई बार जो शब्द होते हैं वो जबान से स्लिप हो जाते हैं। लेकिन कैमरे के सामने अगर स्लिप हो गए तो हो गए, वो उनका कोई इलाज नहीं है। तो उनको आप अदरवाइज न लें, उनको आप ये समझें, हालांकि मैं बार बार रिवाइज करता हूँ शब्दों को, लेकिन उनको आप ये समझें कि आप जो हैं वो देख रहे हैं इसमें क्या गलती रही है। अगर आप मुझे बता रहे हैं तो मैं आपका और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ी गहराई के साथ जो है इन चीज़ों को देखा है। जैसे स्केल के 17 नंबर जो प्रश्न जब मैं हल करवा रहा था, किसी विद्वान साथी ने भेजा कि सर इसका उत्तर गलत है। वो वास्तविकता थी कि मैं थोड़ा बीच में बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि 17 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 1/10,000 जो अनुपात था उसको गुणा किया था, 4 गुना बड़ा किया था। जब बड़ा किया था तो मुझे उसे 4/10
10,000 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने 1/40,000 लिख दिया। उसका सही उत्तर आना चाहिए था 1:2,500 भिन्न के रूप में। तो साथियों, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि सर इसमें आप दोबारा देखिएगा, या सर ये जो चीज़ आप कह रहे हो इसके अंदर ये है, क्योंकि जब हम लंबे चलते हैं तो हो सकता है कि कहीं लिखने में या कहीं प्रिंट होने में मिस्टेक रह जाए, तो आप समझदार हैं कि उस चीज़ का मतलब जो है वो आप उसी तरीके से निकालें और ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई भी गलती ना करें। विषय परक ज्ञान, ये है स्नातक स्तर का। साथियों, स्नातक स्तर का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि स्नातक स्तर में ज़्यादा नहीं, 4 छोटे पहले टॉपिक से, 4 छोटे और एक बड़ा टेस्ट बनेगा। इसमें समस्थितिकी, भूसंतुलन या आइसोस्टेसी, ये जब हम हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक आता है भूसंचलन, जिसमें आंतरिक बाह्य बल, महादेशीय संचलन वगैरह, यानी कि भूमि के ऊपर जो परिवर्तन, आंतरिक एक चक्रीय जो व्यवस्था है, उस चक्रीय व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तापीय प्रतिलोमन, वायुदाब पेटियां, पवन परिसंचरण और विश्व के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन और थारनथवेट। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ जो दे रखा है टॉपिक विश्व जलवायु वर्गीकरण और कोपेन और थारनथवेट ओनली, इसमें से फर्स्ट ग्रेड में हर बार 2 या 3 प्रश्न आते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है आपको कि इन्हें, इस कंटेंट को समझना ज़बरदस्त तरीके से है, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे जो जीके के पेपर है उसमें भी भारत की किसी भाग की जलवायु या विश्व के किसी भाग की जलवायु पूछी जाती है। तो इस बार मुझे लगता है कि थारनथवेट के जो फार्मूले दिए गए हैं, चाहे वो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन है, चाहे तापीय दक्षता के हैं, उन फार्मूलों को हम गहराई से करेंगे और उसका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खोपड़ी में उतार दिया जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसे हम बाई मैप लेके चलेंगे और पूरे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। फिर आता है सागरीय निक्षेपों की बात आती है, या सागरीय जो तलछट जमाव है उसके ऊपर बात आती है। तो ये टॉपिक जो है 4 छोटे, यानी कि 2-2 टॉपिक को शामिल करते हुए हम ये करेंगे। लेकिन विश्व जलवायु वर्गीकरण जो है वो हम एक टॉपिक में करेंगे, क्योंकि इसमें कोपेन और थारनथवेट के साथ इनको अप्लाई करना है विश्व के मानचित्र पर या विश्व के जो जलवायु प्रदेश है उनके ऊपर। तो फिर इसका एक अलग से ही टेस्ट होगा छोटा, और बड़े टेस्ट जो होगा वो एक होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 100 प्रश्न, और छोटे टेस्टों में लगभग 25 से 30 प्रश्नों की संख्या रखी जाएगी, वो टॉपिक के हिसाब से होगा। अब अगला जो आता है इसी स्नातक स्तर में, प्रवाल भित्ति और प्रवाल द्वीपों का निर्माण। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। शायद जब मैं ये सिंपल बात बोलता हूँ, मेरा मेन मकसद है कि भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो आप में डर को ख़त्म करना, क्योंकि जिस विषय में से अगर डर खत्म हो जाता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं अपने जीवन का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं इकोनॉमिक्स से पीजी कर रहा था, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पीजी कर रहा था, तो मुझे प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों में ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी बहुत कम थे। तो मैंने किसी एक मेरे सीनियर साथी से ये पूछा कि क्या मैं भूगोल से पीजी कर लूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा अगर मैं इसमें अपने करियर का निर्माण करूँ तो उन्होंने मुझे कहा, ना 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 राजाराम, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू कर रहा है, ये बहुत एक विस्तृत सब्जेक्ट है, इसमें हर किसी की पार नहीं पड़ती। मैं सच बताऊं दोस्तों, जब मैंने की, अच्छे अंक भी हासिल किए, कॉलेज भी टॉप किया, और उसी में आज मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मेरा ये मूल सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल बीए में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और पीजी इसमें की, और आज इस स्तर पे आपके सामने हूं। तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे को डराया गया था उस तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गणित की तरह कंटेंट डालूंगा और आप लोग उन कंटेंटों को पकड़ते जाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगली जो आती है मानव भूगोल। अब देखो, वहाँ भी मानव भूगोल था, लेकिन इनमें टॉपिक थोड़े अलग अलग हैं। मानव भूगोल में, स्नातक स्तर में मानव भूगोल में आधुनिक मत का मतलब है मानव भूगोल की जो प्रकृति है, उस प्रकृति पे जितनी भी विचारधाराएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जैसे संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद। 3 कॉन्सेप्ट हैं ये। किसने दिया, किस स्कूल से संबंधित हैं,
कौन सी परिभाषाएं इसमें शामिल होती हैं, वो एक मूल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार खोपड़ी में बैठ गया तो बारी बारी उसको जो है दोहराने से ये कंठस्थ हो जाएगा। अगली बात आती है कि प्रवास के कारण प्रकार, ये चाहे कॉलेज व्याख्याता एग्जाम है, नेट, जेआरएफ या सेट या फिर फर्स्ट ग्रेड में, ये प्रवास के नियमों से संबंधित, चाहे वो प्रथम किसने दिया प्रवास के नियम, प्रवास क्या होता है, प्रवास किस देश से किस देश की तरफ किस कारण से हुआ, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित है। तो हम इसको भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। विश्व की प्रमुख प्रजातियों में से, ये एक सामान्य ज्ञान में और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि या तो ये पूछा जाता है कि पूर्णतया आखेटक या पूर्णतया पशुचारक, या किसी द्वीप को लेकर या किसी दुर्गम क्षेत्र को लेकर, या फिर उन जनजातियों से संबंधित जो दैनिक दिनचर्या है उससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार नेट में ये भी पूछा गया है कि ज़्यादातर जो मंगोलॉयड प्रजाति है वो कौन से रक्त समूह से अपना संबंध रखती है। तो ऐसे अनचुके या कभी न पढ़े हुए प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन सारे प्रश्नों को साथ मिलाते हुए, रूबरू करवाते हुए आगे बढ़ता हुआ चलूँगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। बस एक बात, एक रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ना वो डर निकाल दें कि क्या यार 3 महीने में तैयारी हो सकती है। मैं कहता हूँ हो सकती है, पक्का हो सकती है, और आपको पूरा विश्वास दिला दूंगा कि वास्तव में हो सकती है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण, जितने भी प्राकृतिक, चाहे वो भूमि है चाहे नदियां हैं, जो भी है, उनका एक संक्षिप्त सा जो मटेरियल है वो इससे संबंधित है। विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश, जितने भी वर्गीकरण किए हैं, चाहे विटलसी ने किए हैं या जो भी वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण कृषि प्रदेशों के रूप में हम पढ़ेंगे। फिर विश्व के औद्योगिक प्रदेश, केवल और केवल औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ ध्यान देना इस बात पे, इस टॉपिक में केवल और केवल औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेशों का जो मतलब है वो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो करते जाएंगे। इसमें आपको 2 फायदे होने वाले हैं। मेरी क्लासों में 2 फायदे इसलिए होने वाले हैं कि एक तो मैं बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो आर्थिक, जहाँ हर किसी विद्वान की कमजोरी रहती, आर्थिक, स्टैटिक्स और इसके अलावा जो कार्टोग्राफी का पार्ट है वो बहुत ही बखूबी से एक एक चीज़ को निचोड़ते हुए हम चलेंगे। इसका यानी मेरे जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उसका आपको भरपूर फ़ायदा मैं देने की कोशिश करूँगा। अगला जो आता है वो भौगोलिक चिंतन से आता है। एक साथियों, थोड़ी सी आंधी तैयारी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो जब भी आप थॉट पढ़ने बैठते हो तो रोमन, यूनानी, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन सब पढ़ डालते हो। ऐसा नहीं करना है, जितने बात आपको बोली गई है उतनी। भूगोल की परिभाषा, भौगोलिक चिंतन में देखो फिर वापस आ गई है कि भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और उद्देश्य, सेम वही कक्षा 12 का भौतिक जो मानव भूगोल के सिद्धांतों में से पहला लेसन उठाया गया है। तो ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना, एनसीईआरटी को मैं रूबरू करवाता हुआ चलूँगा। यूनानी व रोमन भूगोलवेताओं का योगदान, केवल 2 स्कूल यूनानी और रोमन पूरे पढ़ने हैं और ज़्यादा नहीं है, बस 15-16 विद्वान हैं। बारी बारी उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न थे उनमें, या स्कूल व्याख्याता एग्जाम में अक्सर जो है 10 से 12 जो क्वेश्चन है इनसे पूछे जाते हैं। और जब पूछे जाते हैं तो कई बार किसी विद्वान की जो परिभाषा है वो भी दे दी जाती है कि हर जगह संभावनाएं हैं, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, तो ये किसकी है या ये किस विचारधारा से संबंधित है। तो घुमा फिरा के हमें सिर्फ इस पे काम करना है तो मानव भूगोल अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। फिर आती है अगले जो नवीनतम या जो आधुनिक भूगोलवेता, उनमें हम बोल्ट है, कार्ल रिटर है, रेटजल है, हार्टशोन है, हंटिंगटन है, ब्लास है, कार्ल शावर का योगदान। बाकी नहीं पढ़ना हमें, बाकी नहीं पढ़ना हमें। तो देखो कितना सा मटेरियल है, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी ने कह दिया कि सर हमें बताया गया अभी क्रॉनिकल पढ़ो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, या माजिद हुसैन पढ़ो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अरे साथियों, जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं उनसे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितना हम पढ़ा है, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, वो किताबों का ही निचोड़ है, लेकिन उसको पढ़ा कितना है और किस में से प्रश्न आएगा ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब पूरी राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ें वो ही बारी बारी और अच्छे से पढ़ें, और एक एक लाइन को, चाहे वो क्रॉनिकल है या फिर जो मेरा एक संकलित जो मैटर है उसमें से जब आप पढ़ें तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें ऐसी हो सकती हैं जो आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक अच्छे विद्वान के रूप में तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि कई ऐसे साथी हों जिन्होंने बार बार
बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार कर रखा हो, लेकिन आत्मविश्वास की कमी से या किसी सामाजिक या एग्ज़ाम हॉल की परफॉर्मेंस को लेकर उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से कम है। हो सकता है कि उनको मेरे से भी अच्छा नॉलेज हो। तो बात वही आती है, मैं सफल हुआ इसीलिए कैमरे के सामने हूँ, और जो कई ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन एग्ज़ाम हॉल की परफॉर्मेंस के कारण उनको सफलता नहीं मिली, तो वो निराश है। तो निराश मत होइए साथियों, क्योंकि निराशा हमारी खून में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि निराशा से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। सिद्ध करके दिखाओ कि हम जिस शेड्यूल की बात कर रहे हैं उस शेड्यूल को फॉलो करो, सफलता तो मिले ही मिलेगी, मिलनी ही पड़ेगी उसको। अब है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख फसल। अब यहाँ देखो सिंचाई परियोजनाएं हैं, ना कि यहाँ नदियाँ हैं या अपवात अंतर नहीं है। लेकिन जिसको अपवात अंतर बिल्कुल नहीं आता तो फिर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं वो याद करने में उन्हें कठिनाई होगी, और जब मैं सिंचाई परियोजनाएं करवाऊंगा तो मैं अपवात अंतर नहीं करवाऊंगा। अगर वो जीके के पेपर में है तो ज़रूर उसको करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इससे संबंधित ज्ञान आपको भी है। तो सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख फसलें, उत्पादन और फसलें और किस जिले में कौन सा स्थान है, इस पे बात करेंगे। प्रमुख खनिज और उद्योग, ये जुड़े हुए टॉपिक है। इन टॉपिकों के ऊपर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर जनसंख्या, वितरण और घनत्व। अब इसमें वितरण और घनत्व की बात की गई है, इसका मतलब यहाँ वितरण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के केवल संगठन की बात की जा रही है, लेकिन संगठन की बात की जा रही है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सामाजिक विशेषताओं का इसने जिक्र नहीं किया। जितना टॉपिक है ध्यान दे लेना इस बात पे कि आप किसको टारगेट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसंख्या के तथ्यों को आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन देखो जनसंख्या वितरण और घनत्व है, केवल जनसंख्या के संगठन की बात कर रहा है ये। तो जनसंख्या की संरचना में हम जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को पढ़ते हैं, जैसे बात करें हम लिंगानुपात, व्यवसायिक संरचना, आयु वर्ग है, या फिर उनका जो वास्तविक जो जनजीवन है उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं, जातियाँ, उपजातियाँ, भाषा, धर्म, उसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो इसमें नहीं है। इसमें केवल वितरण, फैलाव कैसा है, घनत्व कैसा है, वृद्धि कैसी है, और इसके अलावा कहाँ कमी हुई, कहाँ वृद्धि हुई, केवल वो डाटा मायने रखते हैं। अगर इससे बाहर कोई इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो वो बहुत ही नगण्य और गौण होगा। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर पूछा नहीं जा सकता, लेकिन वो पूछने की संभावना बहुत कम है। जो टॉपिक दिया गया केवल उसी में बात कर रहे हैं हम। मरुस्थलीकरण एवं कृषि जलवायु प्रदेश, ये छोटा सा एक टॉपिक है। कृषि जलवायु प्रदेशों में ज़्यादातर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी राजस्थान के, चाहे वो डी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं या फिर आरपीएससी द्वारा या फिर वनपाल, वन रक्षक वगैरह वगैरह में से हमेशा वही प्रश्न बारी बारी रिपीट हो रहे हैं। उनमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है और ज़्यादा वर्गीकरण भी इसका नहीं है, ये हम आसानी से कर जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि मैं जब भी इसको करवाऊँगा तो कोशिश ये रखूँगा कि आपको आपके लेवल पर जाके और इसे खोपड़ी में उतार दूं। अगला जो प्लान है हमारे पास वो है तीसरा भाग आपके सिलेबस का, और उसमें है विषय परक ज्ञान स्नातकोत्तर स्तर का। अब ये स्तर जो है ना, इन स्तरों को थोड़ा सा आप डीप लेके चलेंगे। अगर 12वीं लेवल का है, बीए लेवल का है या पीजी लेवल का है, तो फिर लेवल में जो टॉपिक दिए हुए हैं ना उनको थोड़ा विस्तृत पढ़ना होगा आपको। जैसे पहला है भौगोलिक चिंतन में, भौगोलिक चिंतन में बात वहीं आ जाती है। आपको भूगोल में द्वितवाद पढ़ना होगा, वारणियत से शुरू करना होगा, आधुनिक युग से आपको शुरू करना होगा। व्यवहारिक भूगोल, भूगोल में आधुनिक प्रवृत्तियाँ का मतलब आधुनिक आदतें हैं, जैसे मात्रात्मक है, व्यवहारिक क्रांति है, व्यवहारवाद है, या आदर्शवाद है, या फिर जो भी है अतिवाद है। ये सारी चीज़ें जो है इन प्रवृत्तियों में आएगी। फिर आता है भारत में भूगोल का विकास। ये साथियों ध्यान देना कि ज़्यादातर किताबों में इसका बहुत ही संक्षिप्त सा मैटर है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम ये जो चीज़ है उसको मेरे द्वारा संकलित जो मैटर है वो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चिंता करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली जो बात आती है भू आकृति विज्ञान में पीजी लेवल में आधारभूत संकल्पनाएं।
संकल्पनाओं का मतलब है कि शुरुआती दौर में जो भू आकृति विज्ञान थी उसमें जिन विद्वानों ने योगदान दिया, इन आधारभूत संकल्पनाओं में सिद्धांतों के निर्माण की बुनियादें रखी गई, वो हम पढ़ेंगे। 2 छोटे टेस्ट और एक बड़ा टेस्ट जो है इसमें से लेंगे। ढाल का विकास। साथियों, इस बात पे ध्यान देना है कि मैं कहता हूं ना कि अपूर्ण तैयारी। ढाल का विकास अधिकांश किताबों में शायद आप लोग जो हैं डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र सिद्धांत को ही अंतिम न माने। इसमें से अक्सर नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो ढाल के विकास के सिद्धांत और हाइपोथेसिस जो है वो अलग हैं, और इसका जो मैटर है वो ज़्यादातर कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं पूरी तरह से आपको व्याख्या सहित चित्रात्मक शैली से इसको मैं करवाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। और सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जब नहीं आते तो बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है वो। भू आकृति विज्ञान में मानचित्रण की उपयोगिता, ये भी हम एक दुर्लभ टॉपिक है कि मानचित्रण की उपयोगिता। यहाँ क्या आता है भू आकृति विज्ञान में? यहाँ जितनी भी हमारे पास विधियाँ हैं, चाहे वो हैशूर मेथड है या चाहे हमारे पास काठी, कगार या फिर घाटियों या फिर भृगु, इनको दिखाने के लिए सम्मान रेखा विधि है या कोरोप्लेथ है, आइसोप्लेथ है, ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करते हुए उनमें कंटूर्स खींचने के तरीके और वो सारी चीज़ें, या फिर परिच्छेदिकाएं जिनको हम प्रोफाइल कहते हैं, वो सारी चीज़ें इससे संबंधित रहेंगी। तो थोड़ा थोड़ा एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आज आपको दे रहा हूँ। फिर है पर्यावरणीय भू आकृतियाँ। ये पर्यावरणीय जो भू आकृति है ये भी इसी तरीके से पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को व्यक्त करेगी। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, ये टॉपिक सामान्य किताबों में आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे अगर आप नए खिलाड़ी हैं, और अगर आप पुराने हैं तो भी इन चीज़ों पर आपका इतना ध्यान नहीं गया होगा। तो इस पे अपने विशेष ध्यान फोकस करेंगे। अगली जो बात आती है आर्थिक भूगोल में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो अगली बात आती है आर्थिक भूगोल, ये यहाँ उद्योग अवस्थिति के सिद्धांत, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत और भारत के आर्थिक प्रदेश है। तो इसमें ज़्यादा हमें अगस्त लॉन्स की थ्योरी है या अन्य जितनी भी थ्योरियाँ हमारे पास दी हुई हैं वो थ्योरियाँ हम नहीं पढ़ेंगे। हम वेबर की न्यूनतम लागत सिद्धांत पर बात करेंगे, लेकिन आप इतना ही ना समझें कि वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है वो एक छोटी सी प्रक्रिया है। जैसे मैं बात करूं वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति की जो सिद्धांत था, उसमें समस्त जो किताबें हैं उनके अंदर थोड़ा सा मटेरियल दिया हुआ है। अगर वो थोड़ा सा जो मटेरियल दिया हुआ उसको हम पूरा भी घोट लें तो भी प्रश्न बाहर से भी आते हैं। जैसे पिछले 2016 के कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया था कि 7वीं पेटी किससे संबंधित है, या 3 खेत प्रणाली कौन सी है, या किस खेत प्रणाली में कितने प्रतिशत जो है खाली रखा जाता है, प्रति रखा जाता है, कौन सा। ये प्रतिशत आम खास किताबों में नहीं है और 7वीं पेटी का कहीं जिक्र भी नहीं है। फिर वेबर के सिद्धांत में जोनासन ने जो चेंज किया था, परिवर्तन किया था, संशोधन किया था, वो भी सामान्य किताबों में नहीं है। लेकिन मेरे पास कॉलेज व्याख्याता से संबंधित संकलन जो मटेरियल है उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि वेबर और जो भी सिद्धांत आता है उसको पूरी तरह से MA लेवल पर जाके आपको करवाऊं। इसके बाद आता है भारत के आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेशों का जो मतलब है वो हम भारत के भूगोल में ही पढ़ते चलेंगे, लेकिन इसको विस्तृत तरीके से करेंगे। फिर है नगरीय भूगोल यानी कि अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल के नगरों का उद्भव और विकास। साथियों, मैंने जो महसूस किया है अपने विद्यार्थियों में और खुद में, जब भी मेरी पिछले काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन क्लासें चलती थी, टेस्ट जो चलते थे, उनमें मैं ये देखता था कि सब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा, नगर प्रभाव क्षेत्र को या अमलैंड को, ये तो पढ़ लिया, या उसमें छोटी छोटी थ्योरियाँ, CD हैरिस का वर्गीकरण है, कितने भागों में है, या जो भी खंडीय सिद्धांत है या बहुनाभिक सिद्धांत है, या फिर जो भी प्रभाव या पदानुक्रम सिद्धांत है JK जिफ का, ये सारे जो सिद्धांत जो हैं उनको हम पढ़ तो लेते हैं या कोटियाकार, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हमारी मेन कमजोरी है कि हम सिलेबस के पूरे टॉपिक को नहीं देखते। इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। नगर नियोजन सीधे सीधे ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल
यानी कि ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों पर ध्यान नहीं जाता। ये अपूर्ण तैयारी की निशानी है, क्योंकि हम मोटा सा देख लेते हैं कि नगरीय भूगोल तो भाई क्रोनिकल भूगोल, जैसे मैंने रेफरेंस किया कि क्रोनिकल पढ़ लो या आप एसके ओझा पढ़ लो, तो उसी में देखा थोड़े से सिद्धांत दिए हुए थे और उन्हीं को आपने बीच में से जो सिद्धांत आसानी से याद हो जाए और मज़ा भी आता है पढ़ने में, वो पढ़ लेते हैं। और आगे वाला और पीछे वाला जो पार्ट होता है विकास, यानी नगरों का, प्राचीन नगर कौन से हैं, नगरों के नाम और उनका जो वर्गीकरण है, वो अगर हम ना पढ़ें तो फिर हमारी तैयारी अपूर्ण ही रहेगी। अगली जो बात आती है वो आती है कृषि भूगोल की। किसकी बात आती है? कृषि भूगोल की बात आती है। साथियों बहुत आसान है ये कृषि भूगोल, लेकिन मैं बारी बारी आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि मानचित्र का जब तक अच्छा ज्ञान आपको नहीं है तब तक इस चीज़ को अधिगम कर पाना, आत्मसात कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो बात जब हम कर रहे हैं कि कृषि भूगोल में जब वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति के सिद्धांत हम पढ़े तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाई डायग्राम जो है मैं आपको मौका दूंगा कि आप नोट्स बना सकें, लेकिन आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा से बताई है वो चीज़ें आप मेंशन कर लेना, तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग किताबों का भी साथ रखेंगे और उन किताबों में अगर किसी अन्य शब्द से किसी चीज़ को परिभाषित किया गया तो वो भी उस PDF के अंदर ही आप इंक्लूड कर लें, ताकि आपकी और भी अच्छी तैयारी हो सके। तो कृषि भूगोल में भारत की हरित क्रांति, देखो ये टॉपिक अछूता रह जाता है सबके द्वारा। यानी हरित, यानी देख लिया भारत का भूगोल, देखते ही पूरी भूगोल की माजिद हुसैन की या फिर SK ओझा की या कोई भी मार्केट में जो बुकें बरनवाल की है या जो भी आप रट डालते हैं। रटना नहीं है, केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो भारत की हरित क्रांति से संबंधित है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 3 या 4 प्रश्न बनते हैं जो बारी बारी पूछे जाते हैं, या अकाल से संबंधित 2-4 प्रश्न बनते हैं, बड़ी बात नहीं है। इसमें कृषि वानिकी क्षेत्र में भारत का महत्व, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। देखो इस 10 या 12 प्रश्नों में ध्यान देना, इस 10 या 12 प्रश्नों में वान थ्यूनेन को तो हम अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये दो जो टॉपिक हैं वो हमारे कमज़ोर रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कमजोरी हम आगे छोड़ेंगे, और अब तक अगर हमें असफलता मिली तो निश्चित तौर से अगली सफलता आपकी जरूर होगी। और अगला टॉपिक है जनसंख्या भूगोल। एक बड़ा टेस्ट होगा, ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, और जनसंख्या के सिद्धांतों पर बात करेंगे, चाहे वो माल्थस के हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है या भारत की जनसंख्या नीति केवल हमारे पास अभी मौजूद जो है वो 2000 की है। नवीनतम जनसंख्या नीति हमारे पास 2000 की है। इसमें कुछ संशोधन हुए, वो मैं क्लासों में आपको बताता चलूँगा कि कब कब इसमें कौन कौन सा संशोधन किया गया। ये नवीनतम नीति है सन 2000 की, तो इस नीति को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं, तथ्य दिए जाते हैं। ध्यान करना, डाटा नहीं होते इसमें, तथ्य होते हैं कि इससे कम था, इससे ज़्यादा था, ये था, वो था। तो RPSC जो पेपर बनाती है, तो आपका इतना अनुभव रहा है, अगर अनुभव नहीं, आप नए खिलाड़ी हैं इस रणभूमि में, तो थोड़ा ध्यान ये करना कि RPSC जैसे कोचिंग क्लासें चल रही हैं या जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसके विपरीत एक ऐसा फार्मूला बना के लेके आती है जो सामान्यतः गहराई से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो रटे रटाए सिस्टम वाले लोग होते हैं वो कितना भी रट लें असफल हो जाते हैं। जैसे इस बार कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पैटर्न पूरी तरह से चेंज था पिछली की बार, यानी इसमें प्रत्येक प्रश्न को नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया था। इसका मतलब चारों ऑप्शन अगर आपको याद है तो आपको गलत या सही के बारे में पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसका मतलब कि RPSC सीधे सीधे कई बार इतने हल्के प्रश्न पूछ लेती है कि लोग जब टफ तरीके से तैयारी करने बैठते हैं तो हल्के प्रश्न पूछती है, और जब हल्के पूछती है तो हमारे को जब टफ तैयारी होती है तो लगता है कि यार ये प्रश्न इतना आसान नहीं हो सकता, और हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट से प्रभावित हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। तो राजनीतिक जो भूगोल है वो मटेरियल आपको ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 3 पृष्ठों का या 3.5 पृष्ठों का मटेरियल है, लेकिन इसको गहराई से करने की ज़रूरत है। जैसे BS जोन्स और इसके साथी जो रहे हैं उन साथियों के द्वारा सिर्फ
विचारधारा, भू राजनीति की विचारधारा दी गई है। अगर हम 15 की बात करें या 13 वाली वैकेंसी की बात करें तो उनमें सीधे सीधे प्रश्न जो है लाइनों के रूप में दिए हुए हैं और सीधे ही उत्तर आ जाते हैं। जैसे मैकेंडर की थ्योरी किताबों में जरूर दे रखी है, लेकिन सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मैकेंडर ने जो अपना हृदय स्थल सिद्धांत समझाया वो कौन से प्रक्षेप पे समझाया। तो ये जो प्रश्न हैं बारी बारी जो रिपीट हुए हैं, वहाँ जब जाके हम बात करते हैं, अभी कॉलेज में था एग्जाम में मैकेंडर की बुक पूछी गई थी, है ना, दी ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सीज के रूप में जो एक बुक थी इनकी, जो बहुत कम प्रचलित है लेकिन सामान्यतः वो एग्जामों में नहीं पूछी जाती, वो पूछी गई थी। या फिर इनकी थ्योरी कब आई, सन पूछा जाता है, या फिर इनका जो शोध पत्र आया वो कब आया। तो हम इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को करते हुए आगे चलेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, जैसे सीमाओं का वर्गीकरण है। अब सीमाओं के वर्गीकरण में अनुवांशिकी वर्गीकरण किसने दिया, या मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है, बफर जोन कौन सा है, कौन सा देश बफर जोन में आता है, या निम्न में से कौन सा बफर जोन देश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम मात्र, मेरे को लगता है कि 2 क्लासों में सिमेट देंगे और बात सिर्फ उसी लेवल की करेंगे, फर्स्ट ग्रेड लेवल की। जब उस लेवल की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द इतने हार्ड हैं कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से आपका समय जो है बर्बाद नहीं करूंगा। सिर्फ हम जिस तरह के प्रश्न आए हैं उसी तरह के कंटेंटों पर और उसी तरह के मैथमेटिकल सिस्टम से इस भूगोल को पढ़ते जाएंगे। और जो एक बार कंटेंट आपको समझ में आ गया तो मैं, जो मुझे जानते हैं उन विद्यार्थियों को तो पता है, बाकी आपको बता दूं कि मेरा भूगोल पढ़ाने का तरीका है बैकग्राउंड स्टोरी की तरह। जब मैं शुरुआत करूंगा और एंड जब करूंगा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि बात तो इतनी सी थी, है ना। तो विश्वास जरूर बना के रखना। अब ये जो संपूर्ण शेड्यूल हमारा है, इस शेड्यूल पर हम बात कर रहे थे, तो टोटल जो सिलेबस है वो 43 छोटे टेस्टों में और 19 बड़े टेस्टों में सिमट जाएगा। तो साथियों, इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि हमारे संतवीर सर का जो चैनल है यूट्यूब का, इसके ऊपर ज़्यादातर इतिहास से जुड़े हुए विद्यार्थी, क्योंकि सर बहुत लंबे समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं, तो आप लोगों की सेवा में हैं। तो आप लोगों की सेवा में जो भी इतिहासवेता हैं, जो इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे विद्वान भी इसमें जुड़े हुए हैं जो सक्सेस हैं, तो उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अपरिहार्य रहेगा। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये लगे कि हम थोड़ा सा किसी साथी को जानते हैं जो ज्योग्राफी से या हिंदी से या पंजाबी से संबंधित है, तो उनको भी इन सेवाओं के लिए प्रेरित करें। व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या आपके ग्रुपों में इन चीज़ों को शेयर करोगे तो हो सकता है कि जो हम खोज रहे हैं वो हमें मिल जाएं और जो हमें खोज रहे हैं उन्हें हम मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत।